हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री कोर पेपर 5 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है पालों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए अथवा पालों की सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रकाश डालें। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछे आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हो। सबसे पहले आपको परिचय देना है। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। पाल वंश का उदय लगभग 8वीं शताब्दी में मेखरी वंश के पतन के बाद हुआ था। इस वंश का जो पहला शासक था वो गोपाल था, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना किया था। कब स्थापना किया था? 750 ईस्वी में इन्होंने पाल वंश की स्थापना किया था। इनका शासनकाल जो है 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक मानी जाती है। इस वंश में जो है कुल 13 राजा हुए, जिन्होंने वर्तमान के बिहार में लगभग 750 ईस्वी से लेकर 1174 ईस्वी तक शासन किया था। पालों के शासनकाल के दौरान वास्तुकला को बहुत अधिक बढ़ावा मिला। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिला। पाल राजा जो है हिंदू थे, परंतु बौद्ध धर्म को भी मानते थे। इस वंश ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए, जो कि इतिहास में दर्ज है। पाल राजाओं ने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शिव मंदिरों का भी निर्माण करवाया था और शिक्षा के लिए इन्होंने विश्वविद्यालयों का भी निर्माण करवाया था। यह माना जाता है कि जब हर्षवर्धन का शासन व्यवस्था समाप्त हुआ था, उसके बाद उत्तरी भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में गहरा संकट उत्पन्न हो गया था। इसको देखते हुए गोपाल ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। जनता द्वारा गोपाल को सिंहासन पर बैठाया गया ताकि संकट को समाप्त किया जा सके। गोपाल जो है योग्य एवं कुशल शासक था, जिसके कारण इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना किया। गोपाल ने औदंतपुर यानी कि वर्तमान के बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया था। उसके बाद जो आपको पॉइंट बनाना है वो है पालों की राजनीतिक जीवन। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि पालों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करें। तो पहले आपको राजनीतिक जीवन के बारे में बताना है, उसके बाद सांस्कृतिक जीवन के बारे में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले राजनीतिक जीवन। पहला जो इसका हेडिंग बनाना है वो है गोपाल, जिनका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक माना जाता है। यह माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल में अशांति फैली हुई थी। तभी कुछ लोगों ने जो है गोपाल को राजा बना दिया ताकि यहाँ पर जो अशांति फैला हुआ है उनको शांत किया जा सके। इस तरह से बंगाल में पाल वंश की स्थापना हुई। इन्होंने अपने शासनकाल में पूरे बिहार और बंगाल को अपने राज्य में मिला लिया था तथा उन्होंने अपने राज्य की राजधानी औदंतपुर को बनाया था, जो वर्तमान समय में बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। इसने औदंतपुरी में एक मठ का भी निर्माण करवाया था और साथ ही इन्होंने एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल के बाद इनका पुत्र धर्मपाल पाल वंश का अगला शासक बना। दूसरा हेडिंग आपको बनाना है धर्मपाल, जो 770 से 810 ईस्वी तक शासन व्यवस्था रहा। गोपाल के मृत्यु के बाद उनका जो उत्तराधिकारी बना धर्मपाल बना। यह पाल वंश का जो है दूसरा शासक था। इनका शासनकाल 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक मानी जाती। इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन व्यवस्था को चलाया था। धर्मपाल को पाल वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक माना गया है। इन्होंने अपने पिताजी की तरह चंपा यानी कि वर्तमान के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इस विश्वविद्यालय के देखभाल के लिए धर्मपाल ने 200 गांवों को विश्वविद्यालय के नाम कर दिया था। धर्मपाल को शिक्षा आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान ने दिया था। यह कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझा रहा। इसने कन्नौज के शासक जो है इंदिरा युद्ध को पराजित करके और चक्रा युद्ध जो था उनको कन्नौज का शासक बना दिया। इसने राष्ट्रकूट राजकुमारी जो है रन्ना देवी से विवाह किया था। यह राष्ट्रकूट नरेश, धुरु, गोविंद तृतीय और प्रतिहार नागभर तृतीय से पराजित हुआ था, यह माना जाता है। इसने अनेक बौद्ध मठ और विहार बनवाए। इसके बाद जो है इनका पुत्र देवपाल पाल वंश की गद्दी पर बैठा। तीसरा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है देवपाल। देवपाल पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इनका शासनकाल 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया था। इनका सेनापति जो था वो इनका चचेरा भाई जयपाल था। गद्दी पर बैठने के बाद
इसने अपने पिता की तरह विस्तारवादी नीति को अपनाया। विस्तारवादी नीति मतलब अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसके शासनकाल में अरब आती सुलेमान आया था। सुलेमान ने देवपाल के बारे में यह कहा था कि देवपाल जो है प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली शासक था। देवपाल के बाद कुछ समय के लिए पाल वंश का जो है साम्राज्य बंगाल और बिहार तक ही सीमित रह गया। तारानाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म को दोबारा उन्नति करने वाला कहा है, यानी कि इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का उन्नति बहुत ही तेजी से हुआ। चौथा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है महिपाल प्रथम, जिनका शासन 978 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक माना जाता है। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पाल साम्राज्य लगभग समाप्त ही होने वाला था कि इस वंश की गद्दी पर महिपाल प्रथम जैसा एक शक्तिशाली शासक बैठा। उसके अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि उसके अधीन पाल साम्राज्य की शक्ति एक बार पुनः जागृत हुई। शासक बनने के बाद महिपाल प्रथम ने कम्मोज वंश की एक गौड़ शासक से उत्तरी बंगाल को छीन लिया था। सारनाथ लेख से यह पता चलता है कि काशी क्षेत्र पर भी उसके अधिकार प्राप्त था, यानी कि पाल वंश का जो चौथा शासक बना वो महिपाल बना, जिनका शासनकाल 978 से 1038 ईस्वी तक माना जाता है। महिपाल के बारे में कहा जाता है कि महिपाल ने पुनः पाल वंश की स्थापना किया था। इस प्रकार यह देवपाल के बाद सबसे शक्तिशाली शासक था, किंतु कुछ अभिलेखों से यह पता चलता है कि इसके कुछ प्रदेशों को छीन जाने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महिपाल को 1023 ईस्वी में राजेंद्र चोल द्वारा भी पराजित होने पड़े थे, किंतु वह चोलों को गंगा के पार होने नहीं दिया। इससे पालों का बहुत नुकसान नहीं हुआ, किंतु महिपाल के राज्य के विस्तार में कमी अवश्य हुई। महिपाल प्रथम ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था तथा उसने मंदिर और विहार बनवाए थे। महिपाल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। संरक्षण देना मतलब होता है उनके जिम्मेदारी को उठाना, उन्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता है तो उन आवश्यकताओं को पूरा करना संरक्षण देना होता है। पांचवा पॉइंट आपको बनाना है रामपाल। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा रामपाल द्वितीय था। इसका शासनकाल बहुत कम अवधि के लिए था। इसके शासनकाल के समय राज्य में काफ़ी उग्रता फैल गया था, इसलिए इसके सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। रामपाल के बारे में कहा जाता है कि पाल वंश का यह अंतिम शक्तिशाली राजा था। इसके बाद सभी अयोग्य उत्तराधिकारी आए, जिनके कारण पाल वंश की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है पालों की सांस्कृतिक जीवन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पालों की सांस्कृतिक जीवन के बारे में पूछा गया है। पालों की प्रशासन व्यवस्था। इस समय साम्राज्य में राजा सबसे प्रमुख होता था, जो किसी भी कार्यों का निर्णय देता था। किसी भी कार्य को करने से पहले राजा की अनुमति ली जाती थी, तभी उस कार्य को किया जाता था। वह प्रशासन के सशस्त्र बलों का भी प्रमुख होता था। वह एक शानदार दरबार लगाता था। उदाहरण के लिए धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार करके एक शानदार दरबार लगाया, जिसमें पंजाब पूर्वी राजस्थान के शासकों ने भी भाग लिया था। न्याय व्यवस्था भी राजा के हाथों में था। दरबार राजनीतिक एवं न्याय के अलावा सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र था, जिसके कारण दरबार में कुशल संगीतकार भी रहते थे। यहाँ पर राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी कि जब राजा का मृत्यु भी हो जाता था उसके बाद उसका पुत्र शासक बनता था। कोई अन्य व्यक्ति शासक नहीं बन सकता था। राजा को सलाह देने के लिए कई मंत्री होते थे। यह पद भी पुश्तैनी ही होती थी। राजा उस पर अन्य मंत्रियों के मुकाबले अधिक निर्भर रहता था, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो मंत्री का पद होता था वो भी पुश्तैनी था। पुश्तैनी मतलब होता था कोई पहले से वहाँ कार्य कर रहा है, जब उनकी मृत्यु भी हो जाती थी तो उनके ही रिश्तेदार वाले कोई मंत्री बनते थे, यानी उसका पुत्र हो गया, उनका और कोई संबंधी हो गया तो वही वहाँ पर मंत्री बनता था। और राजा जो होते थे वो अन्य मंत्रियों के तुलना में जो पुश्तैनी होते थे उन पर अधिक भरोसा करते थे, अधिक निर्भर रहते थे। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक मात्रा में अस्त्र शस्त्र रखा गया था, यानी हथियार रखा गया था। पाल शासकों के पास विशाल संगठित पैदल और घुड़सवार सेनाएं थी तथा बड़ी संख्या में जंगी हाथी भी थी। इसके पास नौसेना होने का भी पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो बनाना वो है शिक्षा एवं साहित्य। पाल वंश के शासनकाल के दौरान बंगाल में शिक्षा और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। अभूतपूर्व मतलब होता है कि आज तक ऐसा कभी हुआ ना हो, इतना अधिक प्रगति हो गया कि इतना आज तक कभी हुआ ना हो। पाल वंश के अधिकतर शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनमें से विशेष रूप से जो है धर्मपाल और देवपाल का नाम लिया जाता है।
धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला और सोमपुर में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इस विद्यालय के देखभाल के लिए धर्मपाल ने 200 गांवों को विश्वविद्यालय के नाम दान कर दिया था। देवपाल का तिब्बत तथा दक्षिण एशिया के शासकों से घनिष्ठ संबंध था। वहाँ के शासक बालपुत्र देव ने देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने औदनपुरी महाविहार का भी निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने शासनकाल के दौरान 50 बौद्ध मठों का भी निर्माण करवाया था। बौद्ध दार्शनिक हरिभद्र इन मठों में बौद्ध दर्शन को पढ़ाते थे। धर्मपाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भागलपुर जिले में पत्थर घाट के पास गंगा पर विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। इस महाविहार में 107 मंदिर और 6 कॉलेज थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर जो है 108 प्रोफेसर थे जो अलग अलग विषयों को पढ़ाते थे। छात्रों को यहाँ पर निवास यानी रहने, भोजन और शिक्षा के लिए कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। साथ ही यहाँ के छात्रों को पॉकेट मनी भी दिया जाता था। जो छात्र अच्छे रिजल्ट लाते थे उन्हें स्कॉलरशिप भी दिया जाता था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों, तिब्बत और अन्य देशों के छात्र अध्ययन के लिए विक्रमशिला आते थे। इस अवधि के दौरान शिक्षा और साहित्य विकास होने का पूरा श्रेय पाल वंश के राजाओं को दिया जाता है। इस समय प्रमुख विषय जो था वो था वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, गणित, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, व्याकरण, ज्योतिषी आदि। पुरुषों और महिलाओं दोनों को बड़े पैमाने पर पढ़ाए जाते थे। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है कला और वास्तुकला। पाल के शासनकाल के दौरान बंगाल और बिहार के भारतीय राज्यों में कला और वास्तुकला का विकास हुआ। पाल के शासनकाल में सबसे अधिक मूर्तिकला के क्षेत्रों में विकसित हुआ। इस समय जो वास्तुकला और मूर्तिकला विकसित हुई थी इनमें ज़्यादातर मुस्लिम आक्रमण के दौरान नष्ट हो गई। फिर भी उस अवधि के दौरान कला, वास्तुकला और मूर्तिकला जो प्राप्त हुआ है उससे यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान बने हुए वास्तुकला और मूर्तिकला बहुत ही बेहतर था। पाल राजवंश की कला और स्थापकला में जो है टेराकोटा, मूर्तिकला और चित्रकला को महत्व दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको पॉइंट बनाना है वो है पाल वंश के रीति रिवाज क्या थे। पाल वंश के लोग अंधविश्वास में विश्वास रखते थे क्योंकि नालंदा में पाए गए कई शवग्रहों से धार्मिक वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। यानी कि नालंदा में जो शवग्रह मिले वहाँ से कुछ धार्मिक वस्तुएं भी मिला था जो मनुष्य के साथ दफना दिया गया था। कुछ शवग्रहों से मनुष्य कंकाल के साथ अन्य कंकाल भी पाए गए हैं। इन सभी साक्ष्य से यह पता चलता है कि ये लोग जो है अंधविश्वास पर विश्वास रखते थे। इस वंश के लोग बौद्ध देवताओं के साथ साथ सूर्य देवता, काली देवी आदि की भी पूजा करते थे। इस काल में बहुत अधिक अवशेष उपलब्ध नहीं है जिसके कारण इनकी संस्कृति को पूरी तरह से पता करना संभव नहीं है। इस वंश का जो है राज्य क्षेत्र बंगाल होने के कारण बंगाल की भाषा, साहित्य, बोली, वास्तुकला दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आप अगर सभी क्वेश्चंस का PDF नोट्स लेना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है वहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि कंप्लीट PDF नोट्स कैसे लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।